देखो अपन ने जो प्री बोर्ड की थी उसके क्वेश्चन 26 से 30 तक के जो क्वेश्चन है 6 नंबर के, वो अपने रह रहे हैं उनके सॉल्यूशन करा देता हूँ। और किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये पेपर कहाँ है, तो ये पेपर या तो आप टेलीग्राम लिंक से देख सकते हो टेलीग्राम पर, और या आप आरबीसी की साइट पे जाके 2020 का मॉडल पेपर है, ये 2020 का मॉडल पेपर है, उसको आप रेफर कर सकते हो, वही पेपर है, ठीक है। तो चलो अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन 26 से अपने 30 तक के, ये जो 6 नंबर के पार्ट भाग दे रहा था पेपर का, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 26 बोल रहा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यानी कि 26 नंबर का जो सवाल आया आलेखीय विधि यानी ग्राफ से जो सवाल आता है, तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दे देगा 4x + 3y = a, ये दे देगा। और इसमें किसका मान ज्ञात करना, a का मान ज्ञात करना, और नीचे दो समीकरण दे रखी, उनसे क्या करना, आपको आलेखीय विधि से हल करना। तो समीकरण x + 3y = 6, और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 12। ये दो समीकरण आपको दे रखी, और इन समीकरणों को आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफ से हल करना, और फिर क्या करना, इस a का मान आपको ज्ञात करना। चलो देखो ज्ञात करते हैं। आप क्या करते हो, सबसे पहले इस समीकरण को नाम 1 देते हो, इस समीकरण को नाम 2 देते हो, ठीक है। पहले समीकरण को 1 और 2 नाम दे दीजिए, फिर लिखेंगे आप समीकरण 1 से, फिर क्या लिखेंगे आप समीकरण 1 से, फिर उसी समीकरण को वापस उतारना, वापस नीचे रखना, उतार लेना ताकि गलती ना हो, ठीक है। फिर इससे क्या करना, x और y जिस चर का गुणांक ज्यादा उस चर के गुणांक, जिस चर का गुणांक ज्यादा उसको पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो x और ये 3y था, तो ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 6 - 3y। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ x का गुणांक क्या बच गया, 1, x का गुणांक 1 बच गया। जब किसी चर का गुणांक इकाई बच जाता है तो उसका वह मान हो जाती है समीकरण। फिर उससे क्या करते हैं अपन, उस समीकरण से एक सारणी बनाते हैं, इसकी सारणी बनाएंगे तो सारणी क्या हो जाएगी, सारणी प्रथम हो जाएगी। और इस सारणी बनाएंगे तो देखो सारणी कैसे बनेगी, इसकी ऊपर x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या, जो इधर जो चर होता है उसका मान अपनी इच्छा से रखते हैं, इधर चर है y का मान अपनी इच्छा से रखेंगे, x का मान अपने आप आएगा। जैसे y का मान आप क्या रखते हो, 0, क्या रखा आप, y का मान आपने 0 रखा, तो 3y यानी 3 और y क्या है, गुणा में देखो x = 6 - 3 × y है, और y का मान आपने क्या रख दिया, 0 रख दिया, यानी 3 × क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 6 - 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या कर रहे हो, अब y का मान आपकी इच्छा से आपने क्या रखा, 1 रखा, यानी y का मान आपकी इच्छा से रखोगे, ठीक है। y का मान आपकी इच्छा से क्या रखा, 1 रखा, तो क्या हो गया, 3 एकम 3, 6 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपकी इच्छा से मान कितना रखा, y का 2, यानी y का मान आप ये y की जगह क्या रख दिया, 2, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 6 में से 6 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का मान 0। इस प्रकार से आप क्या करते हो, इक्वेशन को हल करते हो और उस सारणी बना लेते हो, फिर उसको ग्राफ में डिनोट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब देखो, अब समीकरण 2 भी तो हल करनी, तो आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = क्या है, 12, और ये 3y माइनस का इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2x - 12 + 3y, और ये 2 इधर x के गुणा में उधर जाएगा ना भाग में, तो x = 12 + 3y / 2। इस प्रकार से इक्वेशन आ गई, इसका गुणा इकाई बच गया, ठीक है। अब इससे क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। देखो चलो सारणी इधर बना लेते हैं, सारणी सेकंड, ठीक है।
यहाँ ऊपर हमेशा x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे। हमेशा हमेशा सारणी में ऊपर जो होता है खंड उसमें क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, नीचे वाले में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब यहाँ y का मान आपकी इच्छा से रखोगे और x का मान अपने आप आएगा। y का मान देखो आपने 0 रखा, कितना लगा 0। तो देखो क्या है आपके पास, x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। y का मान क्या रखा आपकी इच्छा से 0 रखा बटे 2, क्या रखा 0 रखा, 3 0 से बनाओ, खत्म हो गया ना, खत्म। क्या बचेगा 12, 12 में 2 का भाग दोगे कितनी बार, 6 बार। y का मान आपने 0 रखा, x का मान क्या आ जाएगा अंतिमतः 6। फिर y देखो, फिर y की जगह क्या रख रहे हैं आप, 1 रख रहे हैं, तो क्या हो गया 3 एकम 3 और 3 आ गए, ये 12 है, 12 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 का भाग दोगे, क्या कोई पूर्ण संख्या आएगी, नहीं आएगी, इसलिए क्या करेंगे अपन 1 नहीं रखेंगे। अब कितना रखेंगे 2, पूर्ण संख्या आनी चाहिए ताकि ग्राफ आप आसानी से दर्शा सको। वैसे बिन में आएगा तो भी दर्शा सकते हैं, लेकिन क्या होती कोशिश, जितनी आपकी कोशिश हो, जितना आप कोशिश कर सको वो पूर्ण संख्या लाए ताकि ग्राफ दर्शाने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ गया 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हो गए, 12 और 6 हो गए तुम्हारे 18, 18 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 9। यदि यहाँ जब आप मान रख रहे 2 तो यहाँ आ गया 9। तो देखो ऐसे भी आप तीसरा मान निकाल सकते हो, 0 2 अब क्या आ जाएगा 4, यहाँ 6 9 अब क्या आ जाएगा 12, 3 3 जुड़ता गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, ग्राफ दर्शाना। देखो मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूं, तो x पे लिख रहा हूं, यह है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये y(x) होती है और ये -y(x) होती है, ये -x(x) होती है और ये x(x) होती है। ठीक है, इधर आपको पैमाना आता है ऐसे खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इस प्रकार से चलते हैं। इधर -1 में चलते, माइनस है तो माइनस में चलेगा, -2 -3 और -4, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऊपर चलता रहता। ठीक है, ऊपर प्लस में। अब देखो आपने क्या लिया, एक एक लिया ना, तो फिर क्या लिखोगे आप, पैमाना, पैमाना क्या लिया x(x), समझना x(x) पर क्या पैमाना लिया, देखो एक एक खंड लिया, ये x(x) है, x(x) पे एक 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 लिया, तो आप क्या लिखोगे पैमाना, यानी एक बड़ा खाना बराबर, यानी एक खंड होता है, एक बड़ा खाना बराबर क्या लिया आपने, एक इकाई लिया, मतलब एक एक अंक ले रहे हो। ठीक है, y(x) पे भी ऐसे ही लिया आपने, y(x) बराबर क्या है, एक बड़ा खाना बराबर, बड़ा खाना बराबर क्या लिया आपने, एक इकाई इधर। ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब क्या करना आपको, अब इनको इन सारणी को यहाँ करना। देखो y पे कितना मान 0, x पे कितना मान 6, पहले आप x वाली लाइन पर 6 चलो, यानी ये 0 आप यहाँ से स्टार्ट करोगे हमेशा चलना, यहाँ से x पे चलना आपको 6, यहाँ से x पे चला कितना, मैं 6 चला, ये 6 पे आ गया, फिर एक कह रहा है 6 पे चल के y पे जाओ कितना 0, यानी यहाँ से अब आपको जाना 0 y की तरफ, तो y तो इधर है तो 0 जाओ, 0 जाने का मतलब यही, यहाँ पॉइंट A प्राप्त हो गया आपको, x पे आप 6 चले, y पे कितना चले 0, इस प्रकार से चलना। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है x पे 3 चलो, ठीक है जी, ये x पे आ गया, मैं 3 आ गया, फिर ये कह रहा है y पे 0, y पे क्या चलो 3 से 1 चलो, y इस तरफ है तो यहाँ से 3 पे आ गए, 3 से क्या चलो 1 चलो, यानी इधर चल गए, ये लो जी 1 चल गया ना यहाँ 1 तक, फिर ये क्या B पॉइंट हो गया, x पे चले 3 y पे चले 1, फिर ये कह रहा x पे चलो 0 मतलब यही चलना ही नहीं, x पे 0, फिर कह रहा y पे चलो 2 मतलब यहाँ चलो, यहाँ आ गए 2 तक, फिर क्या जो भी आपको ये आएगी, ये तीनों बिंदु इनको मिला देना और एक ऐसे सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक है, एकदम सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरी सारणी से भी ऐसे नोट करना, x पे चलना आपको 6 यानी यही, ठीक है, y पे 0 यानी वही पॉइंट हो गया, फिर x पे चलना 9, चलो x पे 9, ये 9 पे चले, फिर कितना चला x पे 9 हो गया, फिर y पे चलना 2 यानी ये यहां तक चलेंगे ऊपर, ये 2 हो गया, ये पॉइंट आ गया बी सी डी, x पे चला 9 y पे चला 2, फिर देखो यहाँ 11 और 12 तक आपके पॉइंट है, ये x था, फिर 12 x पे चलना 12 यानी यहाँ आ जाएंगे 12 पर चल के, फिर x पे y पे चलना 4 तो ये y पे आ जाएगा 4 यानी यहाँ, फिर क्या इससे सीधी लाइन खींच लोगे ऐसे। ठीक है, अब क्या समझ आए,
इससे ये पता चलता है कि जो भी आपका क्या, जहां दोनों लाइनें कटेगी, जहां दोनों लाइनें कटती हैं वहां क्या होता है, आपके ग्राफ का हल होता है। क्या होता है? हल। तो बताओ x का मान क्या है ग्राफ से, y का मान क्या है समझना। यहां कटा, बोलो यहां x का मान कितना, यानी x की लाइन पे कितना है 6, y पे कितना है, तो भाई x पे है तो y का मान क्या होता है, x पे 0, तो y का मान कितना हो गया 0। फिर आपको पूछा इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, इससे एक ज्ञात कीजिए। तो आपके पास समीकरण है 4x + 3y बराबर a, तो x का मान कितना हो गया 6 + 3 × y का मान कितना 0 बराबर a। तो बताओ कि छक्चों का 24 हो जाएगा, छक्चों का 24 और ये तो हो गया 0, तो a का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास अंतिमता है, a का मान 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ग्राफ में a का मान ज्ञात करना था, a का मान आपको आ गया, और ग्राफीय विधि से हल करना था, ग्राफीय विधि से x का मान 6 y का मान 0 आ गया। इस तरीके से सवाल आप मेंटेन करके चलोगे तो आपका 6 में से 6 नंबर आपको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो 27वां क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, आया आपकी सटीक प्रणाली से आता है, त्रिकोणमिति से सर्व समीकरणों से उनको हल करते हैं। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों से जो सवाल पूछे गए थे वो दोनों सवाल हल करते हैं। देखो एक सवाल आया था, √sec थीटा +1 बटेवा sec थीटा -1 इक्वल cot थीटा प्लस cosec थीटा। इसको आपको सिद्ध करना था कि ये इसके बराबर है। ठीक है, आप कैसे हल करते थे इसको, पहले सबसे पहले क्या लेते हो LHS लेने पर फिर LHS पार्ट को उतार लेते हो, तो क्या हो जाएगा sec थीटा +1 और sec थीटा -1। ठीक है, फिर मैंने सिखाया था तुम्हें कि जब ऐसे अंडरूट के अंदर आ जाए और बटे हुए को, अगर बटे हुए में अंडरूट आ जाए, देखो हर यानी हर में जब अंडरूट आ जाए तो क्या करते हैं, उसका हरपरमेकरण करते हैं। तो हरपरमेकरण का मतलब क्या होता है, गुणा लगाओ और फिर जो हर में जो संख्या है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो इसका हरपरमेकरण हो जाएगा, यहाँ लिख देना LHS हरपरमेकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर, हरपरमेयकरण से। ठीक है, तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में, ये हो गया ऊपर नीचे गुणा। देखो इसको अगर a मान लो, इसको b मान लो, तो ये भी a है ये भी b है, तो यहाँ प्लस है यहाँ क्या माइनस है, तो चूंकि a माइनस b और गुणा है a प्लस b, किसका फॉर्मूला था, a² - b² का फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो sec थीटा +1 और sec थीटा +1 सेम है, जब दो बार आ गया गुणा में तो sec थीटा प्लस का मान क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा a² - b², a का मतलब sec² थीटा -1, यानी एक का स्क्वायर देखिए था। तो देखो sec थीटा +1 का होल स्क्वायर, और बताओ चूंकि sec² थीटा -1 किसका फॉर्मूला था, tan² थीटा का, किसका फॉर्मूला था, tan² थीटा का। तो ये क्या आ जाएगा tan² थीटा, तो tan² थीटा इसके स्क्वायर से हट जाएगा, तो क्या आ गया sec थीटा +1, इससे क्या आ जाएगा tan थीटा, इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, एक एक में भाग देंगे। अपन ने भाग दिया sec थीटा बटेवा tan थीटा प्लस, अब एक में भाग देंगे तो 1 बटेवा tan थीटा। sec थीटा क्या होता 1 बटेवा cos, ये हो गया 1 बटेवा cos थीटा। बताओ tan थीटा क्या होता, sin थीटा बटेवा cos थीटा प्लस ये क्या होता है, बताओ tan थीटा क्या होता, चलो ये लिख देते हैं 1 बटेवा tan थीटा। ठीक है, अब समझना cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बच गया 1 बटेवा sin थीटा बच गया प्लस 1 बटेवा tan थीटा। बताओ 1 बटेवा tan थीटा किसका फॉर्मूला था, cot थीटा का, और बताओ 1 बटेवा sin थीटा किसका फॉर्मूला था, cosec थीटा का। यहाँ लिख दूंगा क्योंकि 1 बटेवा sin थीटा होता है cosec थीटा होता है, और यहाँ लिख देता हूँ 1 बटेवा
टेन थीटा होता है, वो क्या होता है कोट थीटा। और यहाँ भी लिख लो सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। इस प्रकार से आप करोगे तो ये क्या आ जाती है RHS आ गई। क्या करना था आपको, RHS और LHS दोनों को तो बराबर करना, आपने क्या LHS वाले को क्या और RHS आ गई, ये तो सिद्ध करना था। ये हो गया आपका सवाल हैंस को। इस प्रकार से आप सवाल करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसी का 2 सवाल आते हैं इसमें। ये हो गया A, इसका B क्या होगा। देखो इसका B है कि cos A बटेवा cos B बराबर m और cos A बटेवा साइन B बराबर n, और आपको सिद्ध करना m² प्लस n² इंटू कोस स्क्वायर B बराबर n², ठीक है। ये सिद्ध करना, यानी कि ये पार्ट है जो इस पार्ट के बराबर है, ठीक है। तो अपन इस पार्ट में मान रखते जाएंगे और जब वो आएगा वो क्या n के बराबर है या नहीं n² है वो देखेंगे। m का मान कितना ये है, तो कोस स्क्वायर है m पे स्क्वायर है तो इसमें पे स्क्वायर बटेवा कोस स्क्वायर b प्लस n है, n का मान कितना ये है कोस a बटेवा साइन b, तो कोस a का स्क्वायर बटेवा साइन स्क्वायर b, क्योंकि n पे स्क्वायर है और इनटू में क्या चल रहा कोस स्क्वायर b। ये तो अपन को लाना है, ठीक है, अपन को लेकर आना है n²। तो यहाँ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर b कोस स्क्वायर a, ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b बटेवा एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं हर से, तो साइन स्क्वायर b कोस स्क्वायर b इनटू में क्या चल रहा कोस स्क्वायर b। अब देखो यहाँ से मैंने क्या ले लिया कोस स्क्वायर a कॉमन लिया, यहाँ भी कोस स्क्वायर है यहाँ भी कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर a क्या ले लिया कॉमन लिया, यहाँ से कोस स्क्वायर a कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर b, यहाँ से भी कोस स्क्वायर a कॉमन आ गया क्या बच गया कोस स्क्वायर b बटे में क्या है साइन स्क्वायर b कोस स्क्वायर b और गुणा में क्या चल रहा कोस स्क्वायर b। देखो जब ऊपर नीचे हो मल्टीपल में समान चिन्ह है तो कट, समान संख्या हो तो कट जाती समान चिन्ह, इससे ये कट गई, ठीक है। अब इससे ये कट गई और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है a। अब कोई देख रहे हैं यहाँ b है, b थीटा का ही काम कर रहा है, जब थीटा समान हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा a, चाहे बोल लो साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b तो भी क्या होगा a, चाहे बोल लो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a तो भी क्या होगा मान 1 होगा, ठीक है। तो इसका तो मान हो जाएगा 1, यानी कोस स्क्वायर बचेगा यहाँ से और यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर b। बताओ कोस a बटेवा साइन b किसका मान है n का मान है कि नहीं कोस a बटेवा साइन b। बोलो स्क्वायर लग रहा है तो n पे भी क्या लगेगा स्क्वायर। बोलो ये RHS आई कि नहीं, ये वाला पार्ट आ गया नहीं आ गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी क्या करना आपको सिद्ध करना था, ये सवाल भी आपका इस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से इसमें भी आपको 6 से 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 28। अब 28वां क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात की है, यानी त्रिभुज की क्या है माध्यिकाएं हैं, उनकी क्या ज्ञात करनी है आपको लंबाई ज्ञात करनी है और जिसके आपको शीर्ष दे रखे, ठीक है। ये मान लो आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी इन तीनों शीर्षों के आपको निर्देशांक दे रखे, ए के दे रखे 3,-2, बी के दे रखे 0,6 और सी के मान दे रखे -2,4। इस प्रकार से कह रहा सवाल कि ए त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष
ए बी सी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। ठीक है, माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन। ठीक है, यानी ये भाग ये भाग क्या हो गया? बराबर। इससे जब इस पे डालोगे क्या होगा? ये भाग ये भाग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब इस शीर्ष से इस लाइन पर माध्यिका खींचोगे तो ये भाग ये भाग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है माध्यिका, यानी कि आप बात करोगे तो ए बी, यानी इनको नाम दे देते माध्यिका डी ई एफ। ठीक है, तो मेरे को बताइए क्या जो ये बी पॉइंट है, क्या ये एडी माध्यिका द्वारा बीसी का मध्य बिंदु है क्या? हाँ, बीसी का मध्य बिंदु ही तो आया। ठीक है, एसी का क्या आया? मध्य बिंदु। एडी ने क्या किया? एडी जो माध्यिका है उसने क्या किया? बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित किया। तो ध्यान रखना, एक लाइन लिख देता हूं कि माध्यिका जिस भुजा पर होती है, जिस भुजा पर डाली जाती है, जिस भुजा पर डाली जाती है उस भुजा का समद्विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? समद्विभाजन हो जाता है। उस भुजा का क्या हो जाएगा? समद्विभाजन हो जाएगा। तो दो बराबर भागों में बट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाग क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो फिर आप देखो इनका अपन एक एक करते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु एफ हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। क्यों हो गया मध्य बिंदु? क्योंकि क्या हुआ, ये इन दोनों के बीच का बिंदु हुआ। क्योंकि जो सी एफ माध्यिका है वो ए बी पर पड़ गई। जब ए बी पर पड़ गई तो ए बी का क्या हो गया? दो बराबर भागों में बट गई। तो क्या करते हैं? मध्य बिंदु। अब देखो आपको एफ का ज्ञात करना, तो एफ एक्स वाई में निर्देशांक हो गया ज्ञात करना। जब मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो क्या फॉर्मूला था? आपने पढ़ा होगा कि x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपने नवी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 9 उसमें पढ़ा। ठीक है, अब देखो x का मान क्या? यहाँ x का मान इसको मान लो, पहला जो होता है x का मान होता है, दूसरा y का। इसमें x ये हो गया, y ये हो गया। पहला बिंदु अगर इसको मानोगे तो ये 1 1 हो जाएगा, और दूसरा बिंदु इसको मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। ठीक है, x1 का मान देखो कितना है? 3 प्लस बोलो x2 का मान कितना है? 0 बटे 2 कॉमन बोलो y1 का मान कितना? -2 प्लस y2 का मान कितना? 6 बटे 2। बोलो 3 में 0 जोड़ोगे 3 में 2 का भाग दोगे 3 बटे 2। और इसको देखो कि 6 में से 2 घटेगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। जब चिन्ह विपरीत आ जाता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं। तो 6 में से -2 करोगे कितना देगा? 4। जब 4 में 2 का भाग दोगे कितना देगा? 2। तो इस प्रकार से f का क्या आ गया? हाफ के निर्देशांक आ गए f के 3 बटे 2, 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या करोगे आप? इसी प्रकार करोगे आप d का भी निकालोगे। तो d का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? dx, y, और इसको तो क्या मान लोगे? पहला बिंदु ये हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? पहला बिंदु इसलिए x1 y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 ये हो जाएगी। तो क्या करोगे आप? x1 और x2 को जोड़ोगे तो x1 कितना? 0 प्लस x2 कितना? -2। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 बटे में क्या आएगा? 2। ठीक है, फिर क्या करोगे? y1 और y2 को जोड़ोगे 6 प्लस y2 कितना? 4 बटे 2। तो बोलो ये तो 0 में से -2 घटाएंगे तो -2, और -2 में 2 का भाग देंगे कितना देगा? -1। ये कितना देगा? 6 और 4 10 में 2 का भाग देंगे कितना देगा? 5। इस प्रकार से d के जो आपके निर्देशांक आए वो क्या है? -1,5। ये आ गया माइनस का 1,5। अब आपको ई का भी निकालना है। क्या करना? ई का भी निकालना। तो आप क्या करोगे? ई के निर्देशांक क्या करोगे? ई x, y निकालोगे। इसमें भी x1 देखो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? आप क्या कर लोगे? इसको x1 मान लोगे, इसको y1 मान लोगे, इसको x2 मान लोगे, इसको y2 मान लोगे, क्योंकि भाई इसके मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो x1 और x2,
तो x1 का मान कितना 3 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस लिखा प्लस, और फिर ये माइनस आ गया तो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर x2 का मान कितना -2 बटे में क्या जाए 2, फिर x1 y1 का मान कितना -2, फिर प्लस लगाते हो आप और फिर y2 लिखते हो, y2 का मान कितना 4 बटे में कितना 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये 1 बटे 2, यहाँ क्या 4 में से 2 घटेगा 2, 2 में 1 का भाग दोगे 2 में 2 का भाग दोगे 1, तो इस प्रकार से ये x, y किसका मान आ गया e का, तो 1 बटे 2, 1 ये आ गया आपके ई के निर्देशांक। अब आपको क्या करना माध्यकों की लंबाई ज्ञात करनी, ये तो मध्य बिंदु है, तो माध्यकों की लंबाई देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इनको मैं मिटा दूं, अब माध्यकों की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखो अब माध्यकों की लंबाई ज्ञात करेंगे, माध्यकों की लंबाई, माध्यकों की लंबाई बहुत इजी सवाल था। देखो लंबाई का मतलब क्या होता है, अगर इस माध्यक की लंबाई ज्ञात करोगे तो ये दूरी तो हुई और दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, जैसे AD माध्यक की दूरी ज्ञात कर रहे हो आप, तो क्या पढ़ा आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस ये पढ़ा ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपने सूत्र पढ़ा। अब इसमें क्या कर दो मान वैल्यू रख दो, माध्यक की लंबाई देंगे AD का, अरे तो क्या ये x1 y1 मान लिया इसको, तो इसको क्या मान लो x2 y2 मान लो। देखो अब क्या करेंगे आप, x2 का मान कितना आपके पास -1, फिर बताओ x1 का मान कितना, ये माइनस का सूत्र का लग गया, x1 का मान कितना 3, ये 3 हो गया, इसका क्या मान देगा होल स्क्वायर प्लस, बोलो y2 का मान कितना, तो y2 कितना है 5 है, तो ये हो गया y2 5 माइनस, ये माइनस का सूत्र, फिर y1 देखो y1 कितना -2, यहाँ भी माइनस है वो भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। अब देखो जब माइनस और माइनस तो जुड़ते हैं, तो -1 और -3 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या 5 और 2 कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर, तो बोलो 4 का स्क्वायर कितना होता 16 और 7 का स्क्वायर कितना होता 49, जोड़ लो कितना आ गया, तो ये हो गया 6 और 9 15, हाथ का 1 4 5 1 6, 65 इकाई आपकी क्या आ गई AD की लंबाई, किसकी लंबाई आ गई AD माध्यिका की लंबाई आ गई। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे BE माध्यिका की लंबाई करोगे, माध्यिका की लंबाई ये पहली माध्यिका होगी, दूसरी BE भी तो माध्यिका है ये वाली याद कर लो, क्या लगाओगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बोलो इसमें क्या हो जाएगा x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब देखो x2 का मान कितना हो गया 1/2 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1, y2 का मान हो गया 1, फिर माइनस और फिर y1 का मान 6 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1/2 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 में से 1 घट जाएगा है ना, यानी 1 में से 6 घटाएंगे माइनस का 5 उसका होल स्क्वायर, बोलो 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 1/4 प्लस और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया, ठीक है। अब देखो ये इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया 25 चौक 100, तो 1 प्लस 100/4 क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 101 रूट में, और 4 का या स्क्वायर निकलता है रूट निकल जाएगा कितना होगा 4 का रूट 2, तो एक अंडर 101/2 इकाई BE की क्या हो जाएगी BE माध्यिका की लंबाई हो जाएगी। अब देखो इसी प्रकार CF माध्यिका की लंबाई ज्ञात करेंगे आप, तो CF बराबर
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको चलो आप x1 y1 मान ले तो इसको क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। बोलो x2 का मान कितना 3/2। बोलो x1 का मान कितना माइनस, और x1 का मान माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस। बोलो y2 का मान कितना 2 माइनस y1 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर। बोलो ये इससे गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 का होल स्क्वायर, कर दो होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस इस 2 का भी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। माइनस का होल संख्या फिर भी स्क्वायर किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको इससे गुणा कर देंगे तो 49, 4 चौक 16 बटेवा क्या हो जाएगा 4। अब जोड़ लो, देखो 9 और 6 हो गए, 9 और 6 15, हासिल लग जाएगा 1 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा और बटेवा 4। 4 का अंडर रूट निकलता 65 का अंडर रूट नहीं निकलता, तो 65 को ऐसे रख देना और 4 का अंडर रूट निकल गया ये 2, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी CF माध्यिका की इकाई, यानी सभी माध्यिकाओं की क्या लंबाई हुई। AD माध्यिका की लंबाई थी वो 65 इकाई आ गई, जो B माध्यिका थी उसकी लंबाई आएगी √101/2 इकाई, और जो CF माध्यिका थी उसकी लंबाई आ गई √65/2 इकाई। इस प्रकार से एक 6 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत इजी था, आसानी से याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात, ठीक है। अब अपन करते हैं 29वां सवाल आया। देखो जो 29वां सवाल है वो कैसा सवाल है। 29वां सवाल हो रहा है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता। यानी कि ये सवाल क्या है आपका, ये सवाल क्या है 11वीं प्रश्नावली से आया और 6 नंबर का डायरेक्ट पेट का है। कह रहा दो समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं अपन जिसको नाम ले देता हूं ABC, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं PQR, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। अब दो समरूप त्रिभुजों का आपको सिद्ध करना है, दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता। जब अपन ने सवाल किए थे तो क्या हुआ था, ये चीजें अपन डायरेक्ट रख के सवाल करते थे, लेकिन अपन को क्या करना है इस बात को सिद्ध करना है। तो देखो एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या करना था, इसकी संगत भुजा AB की संगत क्या PQ है, इसका होल स्क्वायर बराबर BC के संगत क्या है QR, इसका होल स्क्वायर, और AC का संगत क्या PR, इसका होल स्क्वायर। ये बात आपको क्या करनी सिद्ध करनी, यह बात आपको क्या करनी सिद्ध करनी, ठीक है। ये बात आपको सिद्ध करनी। अब यहां देखो, अब यहां आप क्या डालोगे, यहां आपने लंब डाला, ठीक है, यहां भी आपने क्या डाल दिया लंब डाल दिया, ठीक है। यहाँ AD और यहाँ क्या डाल देगा S डाल दो, ठीक है। तो सिद्ध करना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। और आपको दे रखा गिवन आपको दे रखा है कि दोनों त्रिभुज क्या है ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ये आपको दे रखा, जब दो ट्राइंगल क्या हो समरूप हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण P किसके बराबर हो जाएगा कोण A, ठीक है। कोण Q किसके हो जाएगा कोण B के बराबर हो जाएगा, और कोण C किसके बराबर हो जाएगा
कोण आर के बराबर होता है। यह आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर होगा, अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के समरूप है तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस देखो ट्राइंगल एबीसी में देखो एबी की संगत क्या है, पी क्यू, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में देखो बीसी के संगत क्या है, क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी में देखो एसी के संगत क्या है, पी आर। तो ये संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको देखी, और मैंने ये लंब डाला तो ये इनकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई किस तरीके से, ठीक है। तो अब देखना, मैं एक ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, अब अपन सिद्ध करते हैं, देखो उपपत्ति निकालते हैं या अपन सिद्ध करते हैं। उपपत्ति में देखो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है। पहली बात देखो कि मैं कहता देता हूं ट्राइंगल बी बराबर ट्राइंगल क्यू है, यहां से आपको पता है गिवन दिया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो कि आप कह सकते हो कि एंगल डी और एंगल एस बराबर है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। अपन ने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है, इसलिए 90 डिग्री। तो एंगल कोण नियम से देखो सर्वांग समता में कभी तीनों एंगल नियम नहीं लगते, ठीक है। लेकिन जो समरूपता होती है उसमें तीनों एंगल नियम लगते हैं, तीनों ए नियम लगते हैं। और ए नियम से जब अगर आप सर्वांग समता जब आपने पढ़ी होगी तब आपको पढ़ाया गया होगा कि तीन अगर पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो जब आपने आगे प्रमेय किए होंगे तो उसमें कहा कि अगर यदि किसी पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हैं तो तीसरा जो कोण है वह अपना आप यानी स्वतः ही क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्या हो गया, अपन ने दो कोण बराबर कर दिए तो तीसरा कोण बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। इसलिए ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एस के। जब दो त्रिभुज बराबर हो जाते हैं या समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी कि आपको कि ए बी अनुपात क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर यह अनुपात हो गया, ठीक है। और ए डी के और ये हो जाएगा पी एस, ये अनुपात, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। ये चीज है। अब आपको क्या कह रहा है कि ये चीज सिद्ध करो, ठीक है। तो मैं दोनों त्रिभुज देखो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ले रहा हूं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात लेके बात करूंगा मैं, तो मैं ले रहा हूं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बहुत इजी होता है। क्या पढ़ा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और फिर आपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस कुछ नहीं, यहां पे मान रख देंगे अपन 1/2 का 1/2। और जब ट्राइंगल एबीसी की बात कर रही है तो ट्राइंगल एबीसी में आधार क्या है, ये देखो क्या है ट्राइंगल एबीसी में आधार क्या होता है, जिस पे लंब होता है या जिस पे ऊंचाई होती है डिफरेंट, वही क्या होता है, आधार होता है। तो आधार क्या हो गया, BC इंटू ऊंचाई कितनी, ये देखो ये ऊंचाई कितनी है, 8, ठीक है। अब जब ट्राइंगल आप PQR की बात करोगे तो PQR में आधार क्या देगा, 1/2 QR, और फिर क्या देखो समझना, जब ये चीज बात हो गई समझना, तो ये चीज हो गई तो आपका ये क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा 1/2 से 1/2 क्या कट जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, BC इंटू AD बटेवा QR बटेवा PS। तो यहां समीकरण में देखना AD किसके बराबर है, AD बटेवा PS किसके बराबर है, AB बटेवा PQ की। चूंकि ये तो इस समीकरण 1 से पता चला
लेकिन आप ट्राइंगल जब एबीसी और पीक्यूआर में देख रहे हैं तो एबी बटे हुआ पीक्यू किसके बराबर है बताओ, है कि नहीं? तो ये इसके बराबर है, लेकिन ये किसके बराबर है? बीसी बटे हुआ क्यूआर के, है कि नहीं? तो बताओ अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो बोलो ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा? तो होगा। तो आप क्या करोगे, इस जगह रख देना इसका मान। तो क्या करेंगे, बीसी बटे हुआ क्यूआर इंटू एडी की जगह क्या रख देंगे, बीसी, और इसकी जगह रख देंगे क्यूआर। तो क्या हो जाएगा, बीसी का तो हो गया और क्यूआर का भी हो गया, क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार क्या हो गया, इसी प्रकार जब आप देखोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटे हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार ये आई तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी बटे हुआ पी क्यू का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर है बी सी बटे हुआ क्यू आर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो बी सी बटे हुआ क्यू आर इसके बराबर है, इसका होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर बराबर होगा, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। तो ए सी बटे हुआ पी आर का होल स्क्वायर। हैंस प्रूफ। ये चीज आपको क्या बात करनी थी, सिद्ध करनी। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से इसके नंबर आप ले सकते हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके है 17वीं प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है, माध्यक बहुलक माध्य का जो आपको पूछा जाता है, माध्य क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया माध्य और आपको माध्यिका पूछेगी और एक सारणी देगी आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में 26 से जो 30 तक के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर में आते हैं। और कितने क्वेश्चन देखो, 26, 27, 28, 29 और 30, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 5 क्वेश्चन। अगर आप 5 क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जाते हो या 5 क्वेश्चन आप कर लेते हो 6 नंबर का, कितने हो गए, 5 अंक 30। और पास होने में आपको बहुत कम नंबर चाहिए तो आसानी से पास हो जाओगे। तो ये देखो अब इसको अपन क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। वर्ग आपको देर का और फ्रीक्वेंसी आपको देर की 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32, 32 से 40 और 40 से क्या देगा आपको 48। और यहाँ देगा 42, 30, 50, 22, 8 और 5, ये आपको दे रखा। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसका एक तो आपको ज्ञात करना माध्य, दूसरा ज्ञात करना आपको माध्य का। देखो बहुत इजी तरीका अपन से इसको हल करते हैं। पहला क्या ज्ञात करना आपको, माध्य। तो जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करते हो आप, खड़ी कर दो इसको वर्ग, और फिर क्या करोगे आप, यहां मध्य मान निकालोगे। वर्ग होगा तो उसका क्या निकालोगे, मध्य मान निकालोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप, f लिखोगे, ठीक है। और फिर मध्य मान को आप x कहोगे, फिर f और x दोनों का क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे। वर्ग तुम्हें देगा 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से कितना हो गया 48। बोलो 0 से 8 के बीचों बीच कौन सी संख्या है, 4। जब आप पहले नंबर का क्या कर लो, मध्यमान निकाल लो, और जो भी मध्यमान आए उसको अगली वाली श्रेणी के प्रथम जो अंक है उसमें जोड़ दो अपना आप मध्यमान। तो 8 और 4 कितने हो गए 12। अब ये इसी को जोड़ना हमेशा, अब इसको नहीं जोड़ना, अब 12 को नहीं जोड़ना, क्या प्रथम वाले जो मध्यमान है उसी को हमेशा आपको क्या करना, सारे अंकों में जोड़ना। अब 4 को 16 में जोड़ोगे कितना देगा 20,
4 को 24 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 28, 4 को 32 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 36, और 4 को 40 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 44, या 48। ठीक है, एफ का मान आपको दे देगा 42, 30, 50, 22, 8 और ये क्या हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इनका मल्टीपल करेंगे। ठीक है, यानी इनका गुणा करेंगे। 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी हो गया 168। 12 एवं 12, 12 दून 24, 12 किया ये हो गया 36। ठीक है, अब 5 दूना 10 और 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका 2 जीरो हो गया। अब इन दोनों को आपको गुणा करके लिखना। नहीं आए गुणा, कोई तुर्रम खान नहीं बढ़ना, कोई शेरशाह सूरी नहीं बढ़ना, क्या करना आराम से पीछे गुणा करा लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 बच गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 कितना हो गया 5, फिर ऐसे गुणा का निशान लगाते हो, फिर इसे गुणा करो, ये की यही चीज वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे लिखते हो 11 आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 600, ये आ गया आपके 16। फिर 8 का पहाड़ा तो आपको आता ही है, तो इससे गुणा कर ही सकते हो। 8 6 8 4, फिर 4 हासिल का लग जाएगा, फिर 8 दिया 24, 24 से 4 कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 228। 5 का भी आपको पहाड़ा आता ही होगा, 5 चौका 20, हासिल का क्या लग जाएगा 2, और 5 चौका 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। आपको क्या करना, आपको एक तो एफ का योग करना और एक क्या करना एफ एक्स का योग करना। इसको इस चिन्ह होता नहीं है एम को ऐसा कर देते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण जोड़। क्या होता है संपूर्ण योग। अब इसका योग करो, देखो 2 0 0 0, 2 और 2 4, 4 8 12, 12 8 5 कितना हो गया 17, ये लग गया 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना होते हैं 13, 13 और 2, 13 और 2 ये हो गया 15। ठीक है, अब इसको भी ऐड कर लो इसी प्रकार। 8 8 में 0 0 0, 8 अच्छे कितना हो गए 14, 14 और 8 कितने हो गए तुम्हारे ये हो गए 22, 14 और 8 हो गए 22, हल्का लग गया 2, 6 6 12, 12 2 14, 14 में 0 14, 1 15, 15 और ये हो गया 8 23, 23 और 2 हो गए 25, ये लग गया 2, 2 और 1 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 0 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, यहाँ से गाइस 1 रे कितना हो गया 2, ये हो गए 2652 और इसका ये हो गया। अब तुम्हें जब माध्य ज्ञात करना तो माध्य का फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। ये एफ एक्स इसीलिए लिखा है क्योंकि वहां सिग्मा एफ एक्स चाहिए, इसीलिए सिग्मा एफ एक्स लिखा है। ठीक है, कोई जीवने के लिए नहीं लिखा है। यहां देखो 2652 बटेवा क्या हो गया 157। अब क्या करना आपको इसका भाग करना आपको। ठीक है, तो देखो जब आप इसमें दोगे भाग तो कितनी बार देगा एक बार। 265 में अगर ज्यादा बार देखो ऐसे अगर आपको नहीं आए तो आप बच्चों जैसे करके देख ले। 7 7 14 1, ये हो गया 5 5 10 और 1 कितना हो गया 11। ये देखो अगर आप 157 का 2 बार पहाड़ा बोलते तो क्या आता 314 आते, जो कि क्या 265 से ज्यादा है, इसीलिए 2 बार भाग नहीं दिया। कितनी बार दिया एक बार। फिर क्या कर लो 265 में से 157 घटा लो, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इधर 5 5 में से 5 0, फिर यहाँ आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। फिर अगला वाला उतार लिया, कितना उतार लिया आपने 2, तो ये क्या हो गया 1082 हो गया। फिर इसका आप जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहां अगर आप 5 बार लेते हो तो 5 बार में तो क्या हो जाता इसका, देखो 6 बार देखो देखो 6 से 7 अंक कितना हो गया 42, ये हो गए 4 5 अंक 30 4 34 34 और ये हो गए 3 6 कम 6 6 3 कितना हो गया 9। जब आप अगर 157 है एक बार और अगर जोड़ के देख लो तो 9 और 5 9 और 1099, 1099 कितनी 6 बार लाते हैं, जो कि इससे क्या है आपके पास तो 1082 है, तो कितनी बार भाग दोगे आप
6 बार। कितनी बार दोगे? 6 बार, क्योंकि अगर 7 बार देते एक बार और जोड़ देते क्या हो जाता? 1000 मिलता। तो फिर आपने क्या किया कि 1082 में से क्या कर लोगे आप? 942 घटा लोगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 10 में से 140 बचेगा। फिर क्या करोगे आप? यहां पॉइंट लगाया और यहां 0 था, क्या बढ़ जाएगा आपके पास? 1400 बढ़ जाएगा। और ये लगभग कितनी बार? 7 बार में ये आता 8, और ये देखो ये 1570 है, तो लगभग कितनी बार चलेगा? 9 बार। तो इस प्रकार से आपकी जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? 16.9 यानी 16.9 आएगा। अब इसकी माध्यिका देखो, माध्यिका होती है वो बहुत इजी होती है, ठीक है। माध्यिका में क्या करना, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, माध्यिका बहुत इजी है। आपको वर्ग लिखना और क्या करना, जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखनी के 42, 30, 50, 22, 8 और ये हो गया 5, ठीक है। फिर क्या करना आपको, देखो यहां जो होता है उसका योग होता है, उसको अपन एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। और ये कितना है आपके? 157 आया था। 157 क्या है? एफ का योग आया। तो आप क्या लिखोगे? एन बटेवा 2 निकालोगे। कितना निकालोगे? एन बटेवा 2 यानी 157 बटेवा 2, 15 हो जाएगा 7, 1 ये 17 यानी 8.5। फिर ये जो आए उससे क्या लोगे? से ठीक बड़ी। ये एफ होता है, इसको आप कहते हो बारंबारता। क्या कहते हो? बारंबारता। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। तो से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचय बारंबारता निकालो। संचय बारंबारता लिखो, बारंबारता ले ले पाए। अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि संचय बारंबारता क्या होता है, तो संचय बारंबारता एक नया शब्द है, तो वो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? एक नई चीज बनानी पड़ेगी, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता को अपन कहते हैं सीएफ। क्या कहते हैं? सीएफ। तो यहाँ एक सीएफ बनाएंगे, सीएफ वाली लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पहला जो अक्षर होता है वो पहली सीएफ वैल्यू होती है, फिर जो पहला था उसको दूसरे में ऐड करते हैं, ठीक है। तो दूसरी सीएफ प्राप्त होती है। तो 0 और 2 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया? 7। फिर जो तीसरी सीएफ निकालेंगे, तीसरी एफ में दूसरी सीएफ को क्या जोड़ देते हैं। 0 और 2 हो गया, 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। फिर अगर आपको तो चौथी जो सीएफ निकालनी है तो क्या करो आप? इसमें जोड़ दो। तीसरी सीएफ को क्या करो? चौथी एफ में जोड़ दो। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 2 और 2 कितने हो गए? 4 और ये 1, ठीक है। फिर क्या करना? इसको अगले वाले में जोड़ दो। तो 4 और 8 12, तो 4 1 5 और 1, इसको अगले वाले में जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 157। देखो क्या होगा कि जो ये एन का मान आएगा, वो जो सीएफ का जो अंतिम सीएफ होगी वो क्या होगी? तुम्हारी सेम होगी, तभी आपका सवाल सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपको क्या एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, माध्यक, या आपको माध्यक पूछे चाहे क्या पूछे, माध्यका पूछे, बात एक ही होती है, ठीक है। फिर क्या याद करते हो आप? L प्लस एन बटेवा 2 माइनस सी बटेवा एफ इंटू एच। अब यहां आप देखेंगे कि हर चीज क्या होती, ठीक है। तो आपने कहा 78.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो ये तो 72 हो गया। अब 78 से बड़ी चाहिए, तो 78 से बड़ी तो क्या है? 122 है। तो इसको क्या कर दोगे आप? ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, ताकि क्या हो जाएगा आपको आसानी। अब क्या हुआ? 16 और 24, ये क्या जो आएगा, ये आएगा, ये क्या होगा? L का मान होगा। तो L का मान यहाँ क्या हो गया? 16 से 24। फिर क्या? n बटेवा 2, n बटेवा 2 का मान आपके पास है 78.5। और C का मान क्या होता है? देखो, जो आपकी ये CF होती है, ये वाली, इससे जो ऊपर वाली CF होती है उसको आप C कहते हैं।
तो सी का मान हो गया 72। अब देखो जो एफ है, एफ क्या होगा, जो आपने सी एफ की सीरीज ली उसका जो एफ मिडल पॉइंट है वो क्या होता है, एफ होता है। एफ का मान हो गया 50 और जो आपका एच है, एच क्या है, एच का मतलब है कि वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर चल रहा है। तो देखो यहां से 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, यानी कि 8 8 का अंतराल। तो जितने का अंतराल चलेगा वो क्या हो जाएगा, एच। जो यहां पहला मान होगा इस वर्ग अंतराल का क्या होगा, वो एल होगा। तो एल का मान हो गया 16, एन बटेवा 2 का मान हो गया 78.5 और सी का मान हो गया 72 बटेवा एफ का मान हो गया 50 इंटू देखो। तो यहां ये हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको हल कर लेते हैं। तो 16 और यहां देखो 78 में से 72 निकालेंगे, यानी जब आप 78 में से 72 घटाते हो तो कितना आ जाएगा 6 और 0.5 तो 0.5 लिख दो। इंटू क्या है 8 चल रहा है, बटे में क्या 50। अब देखो यहां से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 0। तो ये हो गया 16 प्लस 5 से गुणा कर लो, 8 2 5 40 हासिल के 4, 8 6 48, 48 से 4 हो गए 52 बटेवा क्या हो गया 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। 16 प्लस 52 बटेवा क्या हो जाएगा 50। भाग नहीं आ रहा तो क्या करो, केवल 52 में आप क्या करो 5 का भाग दो और 0 का क्या करना पॉइंट लगाना। तो यहां आप भाग दोगे तो कितनी बार आ जाएगा 10.4। कितनी बार आ जाएगा, तो 16 प्लस 10.4 और इस 0 के कारण पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 17.04। अगर आप यहां पॉइंट नहीं लगाते तो क्या हो जाता आपका 26.4 होता है। तो यहां देखना कि ये जो आपके अंतराल है ये 16 से 24, आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, इसके मध्य ही आएगा। अगर आपका आंसर इस सीरीज को पार कर जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार से आपके 30 से 30 क्वेश्चन के क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए। और इस प्रकार से आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं।